निफ्टी के प्रोडक्ट में वो जो मूवमेंट होती है वो कुल मिला के बाई ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण ही वो मूवमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्राइस एक्शन आती है। तो अगर मान लीजिए निफ्टी नीचे जा रही है तो उसके पीछे एक मास साइकोलॉजी है जिसके कारण निफ्टी की मूवमेंट नीचे आ रही है, या हो सकता है वो साइकोलॉजी जो है उसके कारण सेलिंग हो रही हो या बाइंग हो रही हो। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर्स को हम इंट्राडे में कैसे कैच कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट्स और प्राइस एक्शन ये दोनों को अगर आप मैचअप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो सकती है। कई सारे ऐसे सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स हैं जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और आपको जैसे लाइव सेशन जो हम लोग डेली कर रहे हैं करीब 12 से 12:30 के बीच में, 12 to 12:30 के बीच में, उसके बारे उसमें हम लोगों ने कुछ सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को हम लोग उसमें लाइव स्टडी करते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल इंडिकेटर्स के बारे में भी मैं आज बातचीत करूंगा जो वैल्यू ऐड कर सकती है आपकी नॉलेज में और आपके डे टू डे ट्रेडिंग में। तो कुल मिला के आज हम लोग टॉप सेंटिमेंट इंडिकेटर्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं, और मेनली फोकस निफ्टी पे होगा। बट आप इस इंडिकेटर्स को निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स पे चेक कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए रिलायंस को करना है या इन्फोसिस पे अगर ट्रेड करना है, तो हो सकता है सारे के सारे पैरामीटर्स आपको ना मिले, बट ये है कि आप जरूर निफ्टी के सेंटिमेंट्स को या बैंक निफ्टी के या फिन निफ्टी के या गोल्ड के या सिल्वर के, हर हर इंस्ट्रूमेंट जो मार्केट में ट्रेड होता है उसके सेंटिमेंटल वैल्यू को आप जा करके इन कुछ इंडिकेटर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक एक करके वो इंडिकेटर को समझेंगे कि किस तरीके से वो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं लाइव मार्केट में, हम इंट्राडे में कैसे उसको यूज कर सकते हैं। आज का मेनली हमारा फोकस इंट्राडे पे होगा, क्योंकि हम लोग जो मोस्ट एक्सपर्टीज या जिसमें हम लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं वो इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग में हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी के प्रोस्पेक्ट में, उसी के रेलेवेंसी में हम लोग आज के वेबिनार में पूरा का पूरा बातचीत करेंगे। बाकी अगर आप मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, आप थोड़ा सा स्विंग्स प्ले करते हैं, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं इसी को आप लंबे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। जैसे चार्ट्स होता है, अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो वो 5, 10, 15 मिनट्स के चार्ट्स को देखते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप हो सकता है 60 मिनट्स या डेली चार्ट के टाइम फ्रेम को देखते हैं। उसी तरीके से ये जो सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स हैं, मान लीजिए आप अगर होल्ड बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं तो आपको लंबे समय पे ये इंडिकेटर्स को देखना होगा। तो चलिए हम एक एक करके उन पैरामीटर्स के बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो मेन की सेंटिमेंट इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं, और जो मेन हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, वो फर्स्ट होगा पीसीआर और ऑप्शन चेन। और मैंने इसे प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज सेट किया है, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट वो फर्स्ट नंबर है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो सेकंड नंबर है, एंड सो ऑन। तो पीसीआर डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा, दिस इज अ प्रायोरिटी नंबर 1 डेटा जो हम सभी को स्टडी करना चाहिए। सेकेंड डेटा जो एक डिफरेंट है, जो जिसके बारे में मैं बातचीत करूंगा, विच इज कॉल्ड ओ आई शिफ्ट। ओ आई शिफ्ट ये भी हम ऑप्शन चेन से स्टडी करते हैं। तो ओ आई शिफ्ट से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में, लाइव मार्केट में जो ऑप्शंस का डेटा है वो किस तरीके से शिफ्ट हो रही है। तो इससे हम लोग ये पकड़ते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, या अनवाइंडिंग हो सकती है, या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये बेसिकली ओ आई शिफ्ट वहां पे हमें हेल्प करता है। थर्ड, विक्स एंड आईवी। जैसे अभी बजट है संडे को, और वोलेटिलिटी कैसे बिहेव करती है बिफोर इवेंट, और हमें उसे कैसे ट्रैक करना चाहिए, क्या है उसका इंटरप्रिटेशन लेना चाहिए। अगर विक्स इंक्रीज हो रही है तो टाइम वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा, और विक्स डिक्रीज हो रही है तो ऑप्शंस की डीके में कैसा इंपैक्ट आएगा, ये सब हमें विक्स से आइडिया मिलता है। और आईवी, आईवी इज अ फोरकास्टेड वॉलेटिलिटी। वी आई एक्स, विक्स का मतलब हो गया कि करंट मार्केट का क्या वॉलेटिलिटी चल रही है, प्रेजेंट वॉलेटिलिटी। और अगर आप आईवी को स्टडी करेंगे, विच इज अ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसे हम बोलते हैं फोरकास्टेड वॉलेटिलिटी, यानी आने वाले समय में क्या वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो ऑलवेज आप देखिएगा आईवी जो होगी वो दैट विल बी ग्रेटर देन विक्स। विक्स से हमेशा आईवी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्यूचर नॉर्मली ये मान के चलता है कि फ्यूचर में वॉलिडिटी ज्यादा हो सकती है, इसलिए जनरली आप देखोगे आईवी इज ग्रेटर देन विक्स।
एक हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी भी होती है, यानी पुराने समय में क्या वॉलेटिलिटी रही है उसे हम हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे विक्स और आईवी के ऊपर, और फिर जैसे कुछ वॉल्यूम्स के पैरामीटर्स को भी देखेंगे। हम लोग वॉल्यूम में काफी सिंपल सिंपल चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे जो एक इजीली अवेलेबल है। बट अगर आप एडवांस स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए वॉल्यूम प्रोफाइल एक एक अच्छा इंडिकेटर है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल, ये एडवांस स्टडी हो गई। ये वॉल्यूम प्रोफाइल हमें ये बताती है कि जो कैंडल्स बन रही है, इस कैंडल्स में किस तरीके से वॉल्यूम्स हो रहे हैं हर लेवल पे। तो ये बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल बताती है। तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल भी अपने आप में एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है और ये इंटरेस्टिंग और सीखने लायक चीज है। बट आज हम लोग जो वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग सिंपल वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, जिससे एक लेमैन किस तरीके से वॉल्यूम्स को देख के ट्रेड कर सकता है। फिर वी वैप के बारे में थोड़ा समझेंगे कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को कैसे यूज करना चाहिए, और अगर प्राइस इसके ऊपर है या इसके नीचे है तो प्राइस का क्या बिहेवियर हो सकता है। तो ये हमें प्राइस एक्शन के बारे में बताएगी। ये प्राइस एक्शंस को अगर हमें कैच करना है तो हम वीवैप स्टडी करते हैं, और अगर हमें मार्केट के सेंटिमेंट्स को कैच करना होता है तो हम वॉल्यूम, विक्स, ऑप्शन, शिफ्ट, पीसीआर डेटा, इन सबको स्टडी करते हैं। मार्केट ब्रेथ, जिसे हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो बोलेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, इसे हम स्टडी करना सीखेंगे। एक और नई चीज मैं आपको सिखाऊंगा जिसे हम ओआई लैडर बोलते हैं, यानी कि ओपन इंटरेस्ट का लैडर, यानी कि सीढ़ी का नाम हम लोगों ने सुना होगा, सीढ़ी जो होती है उसी को लैडर, यानी कि ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से क्रिएटेड है लैडरिंग के फॉर्म में। तो इससे आप बेसिकली एक रेंज निकालते हैं कि क्या मार्केट की रेंज हो सकती है, और खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन। तो ओआई लैडर एक नई चीज आप से आज हम डिस्कस करेंगे। एक ओआई शिफ्ट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट नई चीज है थीटा डिके, यानी कि रेट ऑफ डिके, यानी कॉल का रेट ऑफ डिके ज्यादा है या पुट का रेट ऑफ डिके ज्यादा है। इससे आप कैच कर सकते हैं कि मार्केट में पुट में ज्यादा सेलिंग हो रही है या कॉल में ज्यादा सेलिंग हो रही है, यानी कि दोनों का थीटा में कौन सा जल्दी डिके हो रहा है। इससे सिग्नल हमें ये मिलते हैं थीटा डिके से कि अगर कॉल एंड पुट दोनों डिके हो रही है इक्वल रेट से, तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज हो सकती है। और अगर पुट ज्यादा डिके हो रही है, कॉल कम डिके हो रही है, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर उल्टा हो रहा है तो मार्केट नीचे जा सकती है। और दोनों अगर डिके नहीं हो रही है तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। तो ये हम थीटा डिके से समझते हैं। तो ये इन सब पैरामीटर्स के बारे में हम लोग एक एक करके आज समझेंगे। सबसे फर्स्ट, पीसीआर रेशियो, जिसके बारे में कई बार मैंने बातचीत की है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट सेंटिमेंट इंडिकेटर्स है, जिसकी एक्यूरेसी आपको लाइव मार्केट में 10 में से 6 से 7 बार बिल्कुल मिलेगी। और इस थ्योरी को हम लोग हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगेंस्ट चली जाती है, बट उस एक आध दिन अगेंस्ट जाने से हमें इस पे विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। और ये अपने आप में काफी एक्यूरेट और काफी अच्छा इंडिकेटर है। पीसीआर, पीसीआर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अगर आप नए हैं तो एक बार हम बातचीत कर लें कि पीसीआर क्या होती है। पीसीआर, पीसीआर, पी स्टैंड फॉर पुट, C stands for call, and R stands for ratio. पुट कॉल रेशियो, पुट पुट का जो सीओआई है, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे सीओआई का, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। कॉल्स का सीओआई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इनका रेशियो जब हम निकालेंगे तो वी गेट अ पीसीआर वैल्यू। सपोज कीजिए सीओआई ऑफ पुट इज 4 लाख, 4 लाख शेयर्स, और सीओआई ऑफ कॉल इज 2 लाख शेयर। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो पीसीआर की वैल्यू क्या होगी, पीसीआर की वैल्यू होगी पुट, पुट की सीओआई डिवाइडेड बाय कॉल की सीओआई, यानी कि 4/2, तो इट विल बी 2 पीसीआर। यानी कि जो पुट की पोजीशन है वो डबल है कॉल की पोजीशन से, इसे हम पीसीआर बोलेंगे। अब इसे हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, मार्केट एक बैलेंस की तरह मार्केट हमेशा चलती है। अब इसे आप समझिए कि ये एक वेइंग मशीन है, और वेइंग मशीन में
ये अपना कॉल हो गया और ये पुट हो गया, ठीक है। और ये हमारी निफ्टी हो गई। अब निफ्टी में एक तरीके से आप माने कि मार्केट जब भी ऊपर या नीचे होती है, ये एक इम्बैलेंस के कारण होती है। यानी अगर डिमांड ज्यादा रहेगी, बाइंग ज्यादा रहेगी, तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, और अगर सेलिंग ज्यादा रहेगी तो मार्केट नीचे चली जाएगी। तो कुल मिला के ये डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है। और इसमें कॉल और पुट, ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एफआईस की ट्रेडिंग होती है, रिटेल की ट्रेडिंग होती है, और मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी दो इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। और इसी दो इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसमें लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आप पोजीशंस बना रहे हैं तो वो पोजीशन आपकी कहाँ दिखती है? वो सीओआई में दिखती है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। यानी कि अगर मैं एक लॉट ले रहा हूँ, दो लॉट ले रहा हूँ, चार लॉट ले रहा हूँ, आप ले रहे हैं, और ट्रेडर्स ले रहे हैं, तो वो सारी की सारी पोजीशंस कहाँ जाएगी? वो सीओआई के अंदर दिखेगी। अब मान लीजिए अगर कोई बियरिश है जिसको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो वो उसकी पोजीशन हमें पुट्स में दिखेगी, पुट के सीओआई में। अब जैसा कि हम लोग कोई भी चीज मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे अगर चलती है, तो सुबह मार्केट 9:15 पे खुली, उसके बाद मान लीजिए 10 सवा 10 तक आप ये देखोगे, तो सीओआई कॉल का अगर मुझे दिख रहा है 10 लाख शेयर्स का, 10 लाख कॉल का सीओआई दिखा, और पुट का सीओआई मुझे दिखा, मान लीजिए पुट का सीओआई मुझे दिखा 10, और पुट का सीओआई दिख रहा है 30 लाख। 30 लाख, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो इसे एक वेइंग मशीन के तरह समझे। तो आप इसे मान लें कि पुट साइड में मेरे को वेट हो गया 30 केजी का, 30 केजी सीओआई है, और कॉल साइड में मेरे पास 10 केजी का सीओआई है, 10 केजी का। अब मान लीजिए ये वेट ज्यादा है पुट साइड में, 30 केजी। तो जिसमें वजन ज्यादा होगा, पुट में वजन ज्यादा है, तो नॉर्मली क्या होगा? इसका मतलब ज्यादा प्लेयर्स ने बेसिकली पुट ऑप्शंस पे बेट कर रहे हैं, इसे आप ऐसे समझो। तो अगर यहाँ पे वेट ज्यादा है, तो नॉर्मली जब हम लोगों ने हिस्टोरिकली बैक टेस्ट किया, लाइव मार्केट में ट्रेड किया, और हम लाइव हर दिन इस मेथड को फॉलो करते हैं, तो हम लोगों ने ये पाया कि जब जिधर वेट ज्यादा है वो चीज नीचे आ जाती है। बाय सिंपल थ्योरी है कि अगर वेइंग मशीन है और एक साइड आप 30 केजी रख दोगे, एक साइड 10 केजी रख दोगे, तो ये 30 केजी के वेट के कारण ये पुट के प्राइस नीचे चले जाते हैं। और इसके नीचे आने के कारण, क्योंकि ये एक तराजू है, बैलेंसर है, तो कॉल का प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। यानी कि अब हमें कैसे समझना है पीसीआर से हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है? कि अगर अब ये इसका रेशियो क्या हो गया 30 केजी, 30 केजी डिवाइडेड बाई 10 केजी, सो रेशियो इज 3। यानी कि इफ पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब पुट में वेट ज्यादा है, तो हमें कॉल साइड ट्रेड करना है। इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है, इसे हम पॉजिटिव पीसीआर बोलते हैं। और हम इसे ये मानते हैं कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें कॉल पे फोकस करना है, न कि पुट ऑप्शन पे फोकस करना है। तो ये इस तरीके से एक बड़ी सिंपल लॉजिकल थ्योरी है, और ये ऑलरेडी टेस्टेड थ्योरी है और सिंपल टू अंडरस्टैंड है। यानी कि अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हमें केवल यहाँ पे लाइव मार्केट में, एक मैंने आपको रीजनिंग दी, अब लाइव मार्केट में हमें कॉल एंड पुट का सीओआई पे ध्यान रखना है, चेंज इन सर ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान सर रखना है। सर हाँ स्क्रीन हाँ। विजिबल नहीं है आपका, खाली स्लाइड विजिबल है। ओहो, पूरी स्क्रीन कुछ भी नहीं आ रही है मेरी? हाँ, नहीं आ रही सर, थैंक यू। ओके, ओके, ठीक है। हम्म, हम्म, ओके, इसका मतलब है जूम, ठीक है। मुझे जूम के एनोटेट से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इपिक पेन पे काम कर रहा था, वो काम नहीं कर रही है। तो अभी अनुज जी आप बताइएगा, अब ये क्लियर दिख रही है लाइन जो मैंने अभी किया? हाँ जी, लाइन दिख रही है सर, थैंक यू। लाइन दिख रही है, चलो ठीक है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अ, तो देखिए बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था ड्राइंग के थ्रू, कि मार्केट एक तरीके से समझिए ये वेइंग मशीन है, और ये हमारी कॉल हो गई, और ये हमारी पुट हो गई। अनुज जी अब क्लियर आ रही है ना? ये हमारी पुट हो गई। यस सर, यस सर। अच्छा, अब मान लीजिए इधर
10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है और इधर मान लीजिए 30 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पीसीआर निकालूं तो पीसीआर क्या आएगा, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, यानी कि 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये 3 के आसपास आएगा। अब लॉजिक मेरा ये था कि जैसे कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से चलती है, तो अगर इस साइड में 30 केजी का वेट है और इधर अपना 10 केजी का वेट है, तो नॉर्मली पुट ऑप्शंस के प्राइस धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, और ये नीचे जाने के कारण क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो कॉल ऑप्शन के प्राइस ऊपर चले जाते हैं। ये थ्योरी को आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, आप लाइव मार्केट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी आपको आउट ऑफ 10 टाइम्स 7 टाइम्स आप सही जाएंगे, 6 to 7 टाइम्स आप नॉर्मली सही जाएंगे। तो इस तरीके से ये मेथड है जिसके थ्रू हम पीसीआर को कैलकुलेट करते हैं और पीसीआर पे हम काम करते हैं। तो ये अब इसमें अंडरस्टैंडिंग हमें क्या करनी है कि अगर पीसीआर इज राइजिंग, यानी कि पीसीआर की वैल्यू से सुबह 1.15 थी, फिर ये 1.20 हो गई, फिर ये 1.50 हो गई, यानी कि इफ द वैल्यू ऑफ पीसीआर इज राइजिंग, सो दिस इज अ बुलिश सिचुएशन। अगर मान लीजिए वैल्यू ऑफ पीसीआर इज फॉलिंग, यानी कि ये फॉल कर रहा है, तो ये बियरिश सिचुएशन होगा। हो सकता है पीसीआर पॉजिटिव हो सकता है पीसीआर 1.50 हो, बट धीरे धीरे ये डिक्रीज कर रही है 1.40 1.30, तो इस सिचुएशन को हम पॉजिटिव सिचुएशन नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ पॉसिबल ट्रेंड ऑफ रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। ऐसा भी हम इसे कई बार हम लोगों ने देखा है कि अगर पीसीआर की वैल्यू फॉल होने लगती है तो कंडीशन बुलिश से बियरिश की तरफ चली जाती है। तो हमें लाइव मार्केट में ट्रैक करना है कि पीसीआर राइजिंग है या पीसीआर फॉलिंग है, केवल उसके वैल्यू को ट्रैक नहीं करना है। नाउ ये ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, क्योंकि हमें और बहुत सारे पॉइंट कवर करना है, तो मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया के साथ हम आगे चल रहे हैं। दिस इज अ पॉइंट नंबर 1। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया ऑप्शन चेन ओआई शिफ्ट, यानी कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसमें ओआई किस तरीके से शिफ्ट होती है। सपोज कीजिए सपोज कीजिए मार्केट चल रही है 25,300 के आसपास, फॉर एग्जाम्पल ये स्पॉट लेवल है। ऊपर अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी दिख रहा है 25,500 की कॉल ऑप्शन पे सीओआई सबसे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे हम ओआई देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं नीचे जाऊं और मैं आपको बोलता हूं कि बजट है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे पुट ऑप्शन पे, और वो 25,000 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन है। हम लोग ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पे। अब ऑप्शन चेन ओआई शिफ्ट, यानी ये ओआई शिफ्टिंग कैसे हो रही है, यानी मार्केट लाइव चल रही है और मार्केट मान लीजिए 25,300 से 25,350 हो गई, 25,350 की तरफ चली गई। अगर ऐसा हुआ तो ये जो कॉल की पोजीशंस है यहाँ पे, मान लीजिए अगर ओपन इंटरेस्ट से 1 करोड़ का था, तो ये क्या हुआ, ये 1 करोड़ से ओपन इंटरेस्ट दो तरीके से शिफ्टिंग हो सकती है। एक तो यहां से सपोज कीजिए मान लीजिए 25 लाख ओपन इंटरेस्ट माइनस हो गए, और ये 25 लाख ओपन इंटरेस्ट माइनस होकर के इधर इंक्रीज हो गए पुट में, यानी यहाँ का जो ओपन इंटरेस्ट था 1 करोड़, वो प्लस 25 लाख हो गया। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे ओआई शिफ्ट हो गया। ओआई शिफ्ट मतलब ये हुआ कि कॉल से ओआई शिफ्ट हो रहा है पुट की तरफ, इसका मतलब मार्केट बहुत स्ट्रांगली बुलिश हो रही है। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 25,500 की कॉल कट के वो कॉल 25,600 की तरफ शिफ्ट हो रही है या 25,700 की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसे भी हम बुलिश बोलेंगे, बट दिस इज कॉल्ड अ माइल्ड बुलिश सिनेरियो, जहां पर रेंज अपर अपर बाउंड्री की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये दोनों सिनेरियो होता है। जब नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, यानी कि बहुत तेजी से ऊपर जाने के चांसेस हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो शिफ्टिंग होगी ये 25,100 की पुट पे शिफ्ट हो जाएगी, या 25,200 की पुट पे शिफ्ट होने लग जाती है, यानी ऊपर की कॉल कट के नीचे के पुटों में शिफ्टिंग होने लग जाती है। तो इसे हम बोलते हैं कि बुलिश सिनेरियो। और ये डिपेंड करता है कि किस लेवल पे शिफ्ट हो रही है। अगर मान लीजिए ये काफी नजदीक वाली स्ट्राइक्स में शिफ्ट हो रही है, तो आप इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अगर अपर शिफ्ट हो रही है, ऊपर की कॉल में शिफ्ट हो रही है, तो इसे आप बोलेंगे माइल्ड बुलिश है।
तो ये बेसिकली ऑप्शन चेन ओआई शिफ्ट क्या होता है? ऑप्शन चेन ओआई शिफ्ट हमें लाइव मार्केट में ये बताती है कि ऊपर रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है या सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, और रेसिस्टेंस ऊपर मूव कर रही है या सपोर्ट ऊपर मूव कर रही है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन चेन से जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर शिफ्ट हुआ, तो हम बोलेंगे कि रेसिस्टेंस मेरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर नीचे शिफ्ट हुआ तो हम ये बोलेंगे कि मेरा सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब मान लीजिए दोनों सिनेरियो नहीं होता, पोजीशन शिफ्ट नहीं होती है, वो क्या होती है, शिफ्टिंग नहीं हो रही है, केवल अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि कॉल एंड पुट दोनों अनवाइंड हो गई, कट गई, तो उसे हम बोलेंगे कि ना कॉल में पोजीशन जा रही है ना पुट में जा रही है। जिसने भी पोजीशन बनाई वो अपनी स्क्वायर ऑफ कर रहा है, और इससे हमें यह समझ में आता है कि वॉलेटिलिटी होने के चांसेस हैं, यानी मार्केट में सेकआउट हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो उस केस में वेट एंड वॉच सिनेरियो हो जाता है कि अच्छे वॉलिडिटी होने के चांसेस हैं। तो अनवाइंडिंग एक अलग सिचुएशन हो गई, कॉल में ऊपर की तरफ शिफ्ट होना यानी कि रेसिस्टेंस अपर शिफ्ट हो रहा है, और पुट तो ये बेसिकली क्या है, अगर आप लाइव मार्केट में एकदम काफी क्लोजली डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप इसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो क्या दिन भर रिसर्च का काम है हमारा, और हम लोग हर समय हर पल डेटा के अंदर ही होते हैं, और डेटा को देखते रहते हैं कि किस तरीके से डेटा में मूवमेंट हो रही है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन चेन ओवाई शिफ्ट करना एक काफी एक्टिव ट्रेडर के लिए है जो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी अगर आप मान लीजिए बहुत एक्टिव नहीं है, आप बिजी हैं अपने कामों में, तो फिर उस केस में आपके लिए पीसीआर का जो स्लोप है वो इंपॉर्टेंट है, यानी पीसीआर का स्लोप, यानी ऊपर जा रहा राइजिंग पीसीआर है या डिक्लाइनिंग पीसीआर है, वो लेवल से आप कैच कर सकते हैं। बट ये क्या है, अर्ली सिग्नल्स हमें दे देता है कई बार कि क्या सिग्नल बन सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन ओआई शिफ्ट ये सेकेंड सेंटिमेंट इंडिकेटर्स हैं जो हम सभी को देखना चाहिए, और अच्छा इंडिकेटर है, और ये हमें अर्ली साइन देता है। अब हम थर्ड फैक्टर में आते हैं। थर्ड फैक्टर हो गया विक्स एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसे हम एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए मैं ओआई शिफ्ट का एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। मेरी एक्सेल दिख रही है अनुज जी? नहीं सर, बड़ी एक्सेल तो नहीं दिख रही है, वही अच्छा, स्लाइड वही दिख दिख रही रही, स्लाइड दिख रही है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मुझे गाइड करते रहिएगा। अगर मेरी ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल आपको दिखाता हूँ, और उसमें एक दो एग्जांपल्स भी लेकर के समझने की कोशिश करते हैं ओआई शिफ्ट के ऊपर। अभी जैसे देखिए ये मार्केट, अभी एक्सेल आ गई होगी ना? एक्सेल आ रही है ना? राइट। तो ये देखिए ये बेसिकली ओआई, अभी करंट ओआई दिख रहा है, और ये ओआई एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं जस्ट बिफोर द बजट। अनुज जी मेरी एक्सेल दिख रही है? है। हाँ जी सर, दिख रही है सर। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए मार्केट 25,321 बंद हुई है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूं तो कंपेरेटिवली ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है अभी के समय में। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूं तो 25,300 की कॉल पे 53 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है, और 25,400 पे 48 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं पुट साइड में, तो पुट साइड में 25,200 पे आप देखिएगा तो 44 लाख है, और नीचे यहाँ पे भी 29 लाख है। तो एक सिनेरियो यहाँ पे सही नहीं है, वो ये है कि अगर आप ओआई देखिएगा तो कम, थोड़ा सा कॉल्स में कंपेरेटिवली ज्यादा हेवी दिखेगी आपको अगर आप पुट के कंपैरिजन में करेंगे। तो पुट में देखिए 25,200 में 44 लाख है, पोजीशन लाइट है। अगर हम लोग बजट में जा रहे हैं तो ये आप मान के चलें पोजीशन लाइट है। अगर लाइट पोजीशन होने का मतलब बजट के बाद मूवमेंट आपको पूरे सीरीज में अच्छी मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि क्या बजट इस बार 1 फरवरी को ही है, और 1 फरवरी के बाद पूरा का पूरा मंथ हमारे पास है। इसका मतलब बजट के जस्ट बिफोर बजट द पोजीशंस आर वेरी लाइट, और बजट के बाद पोजीशंस बहुत अच्छी खासी बिल्डअप होगी, और मार्केट में वन वे ट्रेंड मिलेगा, जो भी ट्रेंड मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द बजट। अगर मैं रोलोवर्स का भी डेटा देखूं तो रोलोवर्स कंपेरेटिवली कम हुए हैं, इसका मतलब पोजीशंस कम कैरी फॉरवर्ड हो रखी है। बट अभी भी एफ की देखिएगा तो शॉर्ट पोजीशन काफी ज्यादा है, उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन अभी भी कैरी कर रखी है, तो वो एक साइन ऑफ कॉशन है हमारे लिए। और नीचे की साइड पुट्स में पोजीशंस कम है कंपेयर टू कॉल्स। आज भी देखिएगा तो जो सीओआई है वो कॉल्स में ज्यादा है कंपेयर टू पुट्स। तो ओवरऑल सिग्नल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ फिलहाल नहीं दिख रही है, बट ये है कि
अब हम यहाँ पे ओआई शिफ्ट की जो हम बात कर रहे थे, तो ओआई शिफ्ट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 25,300 25,400 में। अब क्या होगा, लाइव मार्केट में आप देखेंगे कि ये जो 21 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में बने हैं, ये धीरे 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 कट के से मान लीजिए 10,000 ही रह गए, 10K ही रह गए, और ये शिफ्ट हो गई यहाँ पे, इधर ऐड हो गए, यहाँ पे ये सारी के सारी 20 लाख यहाँ पे जाकर के ऐड हो गई। तो ये वाली जो वैल्यू होगी 48 लाख, ये आपकी 68 लाख बन गई। और ये वाली वैल्यू है, ये 53 लाख से घट करके मान लीजिए आपकी ये 33 लाख रह गई। तो ये हम इसे बोलेंगे कि ओआई शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ, यानी कि मार्केट का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, मार्केट कैन मूव अप। तो और इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए ये यहाँ शिफ्ट नहीं हुई, कई बार क्या होगा कि कई बार ऐसा होगा कि जो ओआई है वो यहाँ से भी रिड्यूस हो गई और इस लेवल से भी रिड्यूस हो गई, और वो सारा का सारा ओआई शिफ्ट हो गया इस साइड में, पुट साइड में। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये बोलेंगे कि मार्केट विल एक्सप्लोड ऑन द अपसाइड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड सिग्नल। तो ये पूरा दिस इज कॉल्ड ओआई शिफ्टिंग, जिसे हम ओआई शिफ्ट बोलते हैं, ओआई शिफ्टिंग इसे बोलते हैं। तो ये क्लोजली मॉनिटर आपको डेटा को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली ऑप्शन चेन डेटा अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें बहुत सारे क्लूज हैं। ऑप्शन ग्रीक से भी आपको क्लूज मिलते हैं, आईवी आईवी है, डेल्टा है, वेगा है, गामा है, वो भी एक अलग ही उसकी एक कहानी है, वो अलग ही तरीके से आपको मार्केट का एक आउटपुट देती है। तो अपने आप में ऑप्शन चेन हम सभी को सीखना चाहिए, और ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है जो हम सभी इससे मार्केट को कैच कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया ऑप्शन के बारे में। अब हम लोग विक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए विक्स के बारे में चलते हैं और थोड़ा विक्स को देखा जाए कि क्या विक्स का बिहेवियर है और किस तरीके से विक्स जस्ट बिफोर द बजट विक्स का क्या बिहेवियर चल रहा है, और इसके बारे में हम लोग तो अभी देखिए, जो विक्स है, ये आपकी फरवरी महीने में विक्स धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अगर मैं विक्स को देखूं तो यहाँ से विक्स थोड़ी सर वो ऊपर जाना विक्स दिख चालू। नहीं रही है सर। हाँ सॉरी। हाँ, ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। मैं एक्सप्लेनेशन में इतना खो जाता हूँ कि स्क्रीन शेयर करना ही भूल गया आप लोगों से। तो अनुज जी मुझे गाइड करते रहिएगा, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, अभी देखिए ये अब आ गई होगी मेरी स्क्रीन आपके सामने, यस सर। और है ना। तो ये विक्स का ग्राफ है, विक्स, VIX। इसका जो NSE का आप सिंबल देखिएगा तो निफ्टी विक्स के नाम से आता है, ये निफ्टी विक्स के नाम से आता है। और ये विक्स बेसिकली हमें ये बताती है कि करंट सिचुएशन में मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी चल रही है और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है वो इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी। तो अभी तो क्या देख रहे हैं हम लोग, बहुत ये कम विक्स है, 13-14 की विक्स है। और ये विक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑप्शन की प्राइसिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर विक्स ज्यादा होगा तो ऑप्शन कॉस्टली हो जाती है, विक्स कम होगा तो ऑप्शन सस्ती हो जाती है। बट आजकल हम लोग देख रहे हैं कि विक्स कम है बट आईवी बहुत ज्यादा है, यानी फोरकास्टेड वॉलेटिलिटी। आईवी इज कॉल्ड फोरकास्टेड वॉलेटिलिटी और विक्स इज कॉल्ड करंट वॉलेटिलिटी। तो अभी क्या है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। विक्स अर्लियर क्या होता था, 2008 9 10 11 12, उस समय विक्स भी ऊपर जाती थी और वो आईवी के कंपैरिजन में ही विक्स ट्रेड होती थी। 2008 में विक्स की वैल्यू 80-90 के आसपास हुई थी। 2008 में कोविड के टाइम में भी विक्स की वैल्यू 40-50 तक चली गई थी। इलेक्शंस के टाइम में विक्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। बट अभी कुछ ये जब से वीकली ऑप्शंस आई हैं तब से ये ऑब्जर्वेशन रही है कि विक्स का इम्पैक्ट उतना ज्यादा वीकली ऑप्शंस में नहीं आ रहा है। वहां पे आईवी जो है, इम्प्लाइड वॉलिटी फोरकास्टेड आईवी, वो ज्यादा वहां पे प्ले हो रही है और उससे हमें कुछ ऑप्शंस के ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस प्रीमियम्स का आइडिया लगता है। तो हमें विक्स के साथ साथ आईवी पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको जो इजीली अवेलेबल डेटा है वो विक्स का इजीली अवेलेबल डेटा है। अगर आप आईवी की चार्टिंग चाहेंगे तो उसके लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। हर प्लेटफॉर्म में हर जगह आपको आईवी के ग्राफ नहीं मिलते हैं। कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जहां पे आपको आईवी के ग्राफ मिलते हैं, बट विक्स का ग्राफ आपको करीब करीब सारे प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। तो अगर आपको आईवी का ग्राफ नहीं मिल रहा है तो आप विक्स के ग्राफ से भी काम चला सकते हैं। विक्स करंट सिचुएशन में बजट के जस्ट बिफोर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक राइज तो आया है, बट ये 3-4 दिनों से, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 1
2 3 4 5 6 दिन से विक्स बिल्कुल साइडवेज है, यानी कोई खास मोमेंटम विक्स में नहीं हुआ है। और आप 3 4 दिनों में देखिएगा प्रीमियम डिके हुई है, ऑप्शंस में कॉल एंड पुट दोनों में डिके हुआ है, स्ट्रेडल की भी वैल्यू डिके हुई है। मार्केट 25 300 के आसपास ही 3 4 दिनों से घूम रही है। तो ये जो विक्स है ये बता रही है कि बजट में कोई खास मोमेंटम अभी नहीं दिखा रहा है डाटा। अभी डेटा ये बोल रहा है कि बजट के होने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा कुछ मूव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि विक्स में कोई खास हमें तेजी नहीं दिख रही है। यानी कि हो सकता है मार्केट, जैसा कि हिस्टोरिकली 1% की रेंज में ही मार्केट खत्म हो जाती है बाय जो बजट का वीक होता है। तो अगर मान लीजिए 25 300 है, तो अगर मैं रेंज निकालूं तो डेटा वगैरह को देख करके मुझे लगता है कि वर्स्ट साइड में, लोवेस्ट साइड में नीचे 25,000, और अपर साइड में मैक्सिमम 25 500 या 25 600, ये मैक्सिमम रेंज दिख रही है। इससे बाहर जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। अगर मैं एक कॉम्पैक्ट रेंज लूं तो 25 100 से लेके 25 500, और थोड़ा डाउनवर्ड बायस डेटा है, यानी 25 500 600 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और 25,000 से 25,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल वायलेट होंगे और विक्स में अगर कुछ बजट वाले दिन अचानक से ब्रेकआउट आ गया, विक्स अगर 16 के ऊपर निकल गई और मार्केट में सेलिंग आ गई, तो फिर 25,000 का लेवल टूट सकता है। ये हमें ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर नेगेटिव चल रहे हैं। तो हमें हमें ध्यान आगे क्या रखना है? हमें आगे ध्यान ये रखना है कि ये जो विक्स है, ये किसी भी कंडीशन में 16 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये अब बजट वाला दिन विक्स अगर ऊपर नहीं जाती है किसी कारण से, ये किसी कारण से 14 के भी ऊपर नहीं जा पाती है, 14 के ऊपर, तो आप मानिएगा बजट में फिर जो आईवी है वो क्रश हो सकती है, और ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो बहुत तेजी से श्रिंक कर सकते हैं। तो बाकी मैं आपको लाइव अपडेट कर दूंगा बजट वाले दिन किस तरीके से डेटा वगैरह बिहेव कर रहे हैं। अगर आपको लाइव अपडेट देखना है तो आप मेरे साथ फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। उसका लिंक अनुज जी आप अभी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हम लोग का एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, और इसके अंदर करीब आज के समय में 1,96,000 मेंबर हैं, 1,96,000 मेंबर्स हैं। तो आप वहां पे जुड़ करके जो भी लाइव होगा, जो लाइव डेटा होगा, लाइव ट्रेड्स होंगे, बहुत सारे लाइव ऐसी ऐसी लर्निंग होती है, हम लोग आपको वहां पे लाइव शेयर करेंगे। लाइव जो हम लर्निंग सेशन कर रहे हैं उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप कमेंट में, चैट में अभी अनुज जी आपके साथ शेयर करेंगे, और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल। तो ये बेसिकली हमारा विक्स हो गया, और इसे हम कैच करते हैं। और मेन दूसरा फैक्टर होता है आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो कॉल की आईवी अलग होती है, पुट की आईवी अलग होती है। अब ये हम कैसे देखें, इसका एक सिंपल तरीका मैं एनएससी की वेबसाइट आपको दिखाऊंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं कॉल की आईवी और पुट की आईवी। अगर मान लीजिए कॉल की आईवी चल रही है 20 और पुट की आईवी चल रही है 22, इसका मतलब क्या हुआ? पुट में बायर इंटरेस्टेड है, कॉल में बायर कम इंटरेस्टेड है, यानी कि फॉरकास्टेड वोलेटिलिटी कॉल की कम है, पुट की ज्यादा है। सो इसका कंक्लूजन ये हो गया कि पुट में बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये कैसे हम लोग देख सकते हैं? इसको देखने का तरीका है कि हम, चलिए एनएससी की वेबसाइट से कुछ इसे एक्सप्लोर किया जाए। हाँ, मैं आपको एनएससी की वेबसाइट में लेके चलता हूँ, और वहां पे ऑप्शन चेन अभी जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। शेयर, एनएससी की वेबसाइट खुल गई है। अभी देखिए ये एनएससी की आपको ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने खुल गया होगा। तो अब मान लीजिए ये सारी स्ट्राइक्स हमें दिख रही है, और अब जैसे कि अ, जितने भी स्ट्राइक्स आ रही है इसमें से अभी हम एट द मनी में चलते हैं। एट द मनी आपकी है 25,300 की, 25,300 की मेरी एट द मनी है। ये देखिए ये एट द मनी हो गई 25,300। ठीक है। अब इसे देखने का तरीका कैसे है? अब हम 25,300 है, अब इसके ऊपर हम जाकर के एक बार क्लिक करते हैं। 25,300 पे हम अगर गए और यहाँ पे हम लोग ये क्लिक किया, तो ये देखिए इस तरीके से आपकी ये खुली। अब ये खुल गई, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, आईवी आईवी का एक कॉलम आया होगा। देखिए आईवी का एक कॉलम आ रहा है, ये हमारा आईवी का कॉलम आ रहा है 25,300 की आईवी।
और ये हमारी पुट्स की आईवी आ रही है, सारी की सारी पुट्स की आईवी आ रही है। अभी देखिए जो एक्सपायरी मेरी 3 फरवरी को है, इसकी आईवी कितनी मांग रही है मार्केट? 17 की आईवी पे ये ट्रेड हो रही है, 17। और अगर आप अगले वीक वाली देखिएगा, जो 10 फरवरी को एक्सपायरी होगी, ये 14 की आईवी पे ट्रेड हो रही है। अगर मैं 17 की देखूं तो ये और नीचे 11 की आईवी पे ट्रेड हो रही है। और अगर मैं 2 मार्च में जाऊं तो ये 11 की आईवी पे है। तो यहाँ पे एक लर्निंग और ये है कि मान लीजिए आपको आईवी के प्रॉब्लम से बचना है, तो आप करंट वीक को ट्रेड करने की बजाय आप अगले वीक में ट्रेड कीजिए। मान लीजिए मुझे बजट में प्ले करना है, मान लीजिए मुझे बजट वाले दिन प्ले करना है, और मैं कॉल पुट में ट्रेड करना चाह रहा हूँ बजट सेशन में। तो बजट सेशन में आईवी, जैसे मान लीजिए एक तो हो गया कि आपने डायरेक्शन पकड़ ली, आप डायरेक्शन पकड़ लोगे तो आपको उस डायरेक्शन का फायदा मिल गया। बट अगर मुझे आईवी के कोलैप्स से बचना है, अपने आप को बचाना है कि नहीं मेरी डायरेक्शन सही हो रही है, बट मैं आईवी के कारण, वोलेटिलिटी क्रश के कारण मुझे नुकसान नहीं हो, तो उसका एक तरीका मुझे क्या समझ में आया कि हम क्या करेंगे, हम ये वाली ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेंगे, यानी 3 फरवरी की जो कॉल या पुट जो भी डेटा के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी आईवी कितनी है? 17.77 कॉल की आईवी दिख रही है मुझे, और पुट की भी आईवी 17.62 है। अगर मैं अगले वीक में ट्रेड करूं, जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, तो उसकी आईवी मुझे दिख रही है 14 की। तो ये सस्ती है, कंपेरेटिवली सस्ती है, तो मुझे अगर विक्स क्रैक डाउन भी करेगा तो मुझे उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस में। अब वहां पे थीटा वैल्यू मेरी कम जाएगी। अब आपके मन में ये आएगा कि उसका प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होगा, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि करंट वीक का दाम है 211 और अगले वीक का दाम है 297। तो जरूरी नहीं है कि हम 25,300 पे ही ट्रेड करें, हम आउट ऑफ मनी में चले जाएंगे और 25,700 या 25,800 में ट्रेड करेंगे, जहां पे मेरे को आईवी का भी कम रिस्क होगा और थीटा का भी कम रिस्क होगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने जो जो भी टेलीग्राम चैनल है उस पे हम लोग आज जैसे पुट ऑप्शन ट्रेड किया, तो आपने देखा होगा हम लोगों ने 25,000 की पुट ऑप्शन ली, जो आउट ऑफ मनी थी, जो आउट ऑफ मनी थी 25,000 की पुट ऑप्शन, और वो 85 से 120 तक चली गई आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन। यानी कि आउट ऑफ मनी में भी काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है अगर मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि वहां पे काफी तेजी से विक्स बढ़ रही है। फिर हम लोगों ने, आपने देखा होगा 25,900 की भी पुट ऑप्शन ट्रेड करी थी, जो करीब 65 रुपए पे ली और 95 तुरंत हो गई, 30 पॉइंट का गेन हुआ। आपने फिर देखा होगा कि 24, ये सारा का सारा 24 है, मैं गलती से 25 लिख दिया, 24,900, फिर 24,800 की पुट ऑप्शन भी हम लोगों ने ट्रेड करी, जो 52 रुपीज से 72 चली गई। तो इस तरीके से आउट ऑफ मनी में भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी अगर आप रिस्क को मैनेज करके करेंगे तो प्रॉफिट बन सकता है। बट ये है कि अगर हम मुझे वॉलेटिलिटी कोलैप्स से बचना है, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट वीक में ट्रेड किया जा सकता है। अब विक्स देखने का मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया कि अगर हमें कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो ये एक सॉल्यूशन है जहां से आप आईवी को देख सकते हैं। और ये बेसिकली अगर मैं आईवी देखूं तो अभी के सिचुएशन में डिमांड किस में ज्यादा है, मैं एक एवरेज आउट आपसे पूछता हूं कि आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आईवी जो कॉल की एवरेज आईवी कितनी आ रही है? 17 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 11, 11, 9 और 10, तो ये करीब करीब 13-14 के आसपास आएगी, मैक्सिमम 13 से 14 की रेंज में होगी, 13 से 14 के आसपास एवरेज आनी चाहिए। अगर मैं पुट साइड में करूं तो 17 और 15 और 14, 14, 14, 13, 13, तो ये करीब आप देखिएगा तो 15 से 16 के बीच में एवरेज आएगी। अब ये कॉल साइड की आईवी आ रही है एवरेज 13 से 14, और पुट साइड में आ रही है 15 से 16। इसका मतलब किस में डिमांड ज्यादा है? डिमांड हमारी पुट में ज्यादा है, क्योंकि पुट ज्यादा आईवी मांग रही है। और अभी हेजिंग के कारण भी हो सकती है, क्योंकि बजट है तो हेजिंग भी कर रहे होंगे लोग। बट अगर आप वैसे देखिएगा सिंपल टर्म्स में, तो पुट में ज्यादा डिमांड मांग रहा है, क्योंकि इसकी एवरेज आईवी 15-16 है, कॉल की एवरेज आईवी 13-14 है। तो ये पूरा का पूरा तरीका है जिसमें आप आईवी को एनालाइज कर सकते हैं। विक्स मैंने आपको दिखाया, विक्स आपको चार्टिंग से देखना होगा, आईवी आप इसी जगह से देख सकते हैं। तो एनएससी के वेबसाइट में बहुत ही अच्छा डेटा सोर्स है, आप बहुत आराम से सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए इसके अंदर जाते हैं तो और भी कुछ डेटा पॉइंट हमें दिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए वी वैप है। कई बार आप बोलते हैं कि मुझे वी वैप नहीं दिख रहा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम चलते हैं एलटीपी के अंदर, मैंने क्लिक किया
तो देखिए एनएससी हमें और क्या डेटा पॉइंट दे रही है जो हम देख सकते हैं। जैसे कि 25,000। हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है बिड आस्क, ऑर्डर बुक भी दिख रही है मुझे। हाँ, अब एक चीज और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेड इंफॉर्मेशन। ट्रेडेड वॉल्यूम ये हो गया, काम की नहीं है। ट्रेडेड वैल्यू हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की है वीवैप। ओपन इंटरेस्ट हमारा काम का नहीं है, हमारा काम का है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये दो डेटा इसमें काम का है। यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वजन कितना है, 65 किलो का वजन। आप इसे ऐसे समझें कि ये जो कॉल है, इसमें 67 kg का आज वेट आया है परसेंटेज टर्म्स में, 67 kg का। और अगर पुट पुट का हालचाल देख लेते हैं कि पुट में कितना वेट आया है, सेम इसी स्ट्राइक की पुट को चलो देखते हैं कि वहां पे क्या है। तो हमें एक इम्बैलेंस का एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से मार्केट में कॉल एंड पुट में इम्बैलेंस चल रहा है। तो हम यहाँ से चलते हैं पुट साइड में। और जैसे अभी मैंने क्लिक किया था कॉल, अब हम चलते हैं 25,300 की पुट है ना, ये 1 मिनट। कितने की, हाँ ये पुट हो गई हमारी एलटीपी पे। अब देखिए ये मैंने पुट आपके सामने खोली, तो इसका पुट पे देखते हैं वेट कितना है, 18 kg। अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी वजन किधर ज्यादा दिख रहा है। कॉल पे कितना था, 67 kg, 67% OI। और पुट पे कितना दिख रहा है, परसेंटेज चेंज। पुट पे हमें दिख रहा है परसेंटेज चेंज, पुट पे पुट पे हमें दिख रहा है करीब 19 kg, 19 kg। ठीक है, तो अगर आप मार्केट को देखें तो इस केस में हमें क्या ट्रेड करना चाहिए, हमें पुट ट्रेड करना चाहिए या कॉल ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि जिसमें वजन ज्यादा वो नीचे आएगी और जिसमें वेट कम वो नॉर्मली ऊपर जाना चाहिए। तो ये डेटा के अंदर एक और लर्निंग है आपके पास, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीवैप की वैल्यू देखनी होती है तो आपको वीवैप की वैल्यू भी एक्सचेंज देता है। और अच्छी बात यह है कि ये सारा कुछ लाइव देता है, आपको रियल टाइम डेटा देता है। तो आप यहाँ पे रियल टाइम डेटा बिल्कुल बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपका टाइम काफी अच्छे से यूटिलाइज हो पा रहा होगा। और हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट जो हम आपको सिखा सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट। तो अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे थे वो हम लोग बातचीत कर रहे थे आईवी पे, विक्स पे। और आईवी और विक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कैसे आईवी विक्स देखना है। आपने ये भी समझा होगा कि किस तरीके से ओआई लैडर काम करता है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने ओआई लैडर के बारे में भी बात करी। तो 1 मिनट। वीक्स हो गया। अब हम लोग वॉल्यूम, वीवैप और ब्रेड्थ इंडिकेटर, ये हम लोग लाइव डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। नई चीज तो मैंने फटाफट पहले कवर कर ली ताकि ये छूट नहीं जाए। यानी नई हम लोगों ने एक तो ओआई शिफ्ट आपसे कवर कर ली, और नए में एक ये मैं कवर कर लेता हूँ ओआई लैडर। और उसके बाद विक्स ऑलरेडी आपको मैंने बता दी। वॉल्यूम हम लोग लाइव डेली ट्रैक कर ही रहे हैं एनएससी की वेबसाइट से। वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसे बोलते हैं। प्राइस अगर इसके ऊपर है या नीचे है तो वो एक इंटरप्रिटेशन है। एडवांस डिक्लाइन, ब्रेड्थ इंडिकेटर हो गया। ओआई लैडर का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर पोजीशंस बनी है 25,300 पे, फिर 25,400 पे, और ये और 25,500 पे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 80 लाख शेयर की पोजीशन है, यहाँ पे 70 लाख शेयर की पोजीशन है, और यहाँ पे 60 लाख शेयर की पोजीशन है। तो अगर आप इसे देखिएगा तो एक स्टेप्स बन गया। यानी कि अगर आप इसे देखेंगे तो 80 लाख, फिर 70 लाख, 70 लाख, और फिर 60 लाख। मतलब एक तरीके का स्टेप हो गया ना। ये यहाँ पे देखिए, ये जो पोजीशन है सबसे बड़ा, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो गया, नेक्स्ट रेसिस्टेंस हो गया, और नेक्स्ट रेसिस्टेंस हो गया। यानी कि यहाँ पे 80 लाख है। सो दिस इज वन रेसिस्टेंस जोन। ये दिस इज अ सेकेंड रेसिस्टेंस जोन, यहाँ पे 70 लाख है। एंड दिस इज अ थर्ड रेसिस्टेंस जोन, यहाँ पे 60 लाख है। तो दिस इज कॉल्ड ओआई लैडर।
ये एक्सपायरी वाले दिन हमें ओआई लैडर बहुत मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी बड़ी जो ऑप्शन राइटर्स होंगे वो कभी भी एक स्ट्राइक पे पूरी पोजीशंस नहीं बनाते हैं, दे क्रिएट अ लैडर। यानी कि थोड़ी पोजीशंस 300 पे बनाई, फिर 400 पे बनाई, फिर 500 पे बनाई ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में भी ऐसे ही होती है कि 100 100 200 पॉइंट नीचे पोजीशंस बनाई जाती है। कुछ अगले महीने में भी क्रिएट होती है ओआई लैडर, तो जिससे रेंज प्रिडिक्शन हम करते हैं कि ओआई लैडर बना रहा है तो उसका क्या प्रीमियम निकल करके आ रहा है और क्या रेंज बन सकती है जिससे एक्सपायरी हो सकती है। उसके बेसिस पे आप लोग बटरफ्लाइज में ट्रेड हम लोग करते हैं। तो ये ओआई लैडर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे आप रेशियो स्प्रेड्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बिना बिना पैसे लगाए, कम से कम पैसे लगा के बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। और ओआई लैडर का जो मेनली यूज होता है वो कॉल रेशियो स्प्रेड में हम लोग यूज करते हैं। कॉल रेशियो स्प्रेड एक स्ट्रेटजी होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मार्केट चल रही है 25,300, और हम 25,300 की, और हमें रेंज मिल गई एक्सपायरी वाले दिन कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट ऊपर 25,450 के ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा ओआई लैडर को देख के समझ में आ गया कि ये मैक्सिमम रेंज बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सपोज कीजिए हम 25,350 की हम लोगों ने कॉल ऑप्शन खरीद ली फॉर एग्जाम्पल, और ये कॉल ऑप्शन क्योंकि आउट ऑफ मनी है, एक्सपायरी वाले दिन है, और तो ये हमें मिलेगी मुश्किल से 25 रुपए में मिल जाएगी, 25 रुपीज में मिल जाएगी मुश्किल से, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन है और हम 50 पॉइंट आउट ऑफ मनी खरीद रहे हैं। और इसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, 25,400 की कॉल बेच दी एक, और 25,450 की हम कॉल बेच दिए एक, एक और एक, ये यानी हम लोगों ने भी लैडर बना दिया। यानी अगर एफआईज लैडर बना रहे हैं तो हम भी लैडर बना दिए। हम लोगों ने क्या किया, 25,350 की नजदीक वाली कॉल ले ली 25 में, 400 की कॉल मान लीजिए आपकी बिकेगी 15 रुपया में, और से 450 की बिक रही है 7 रुपए में फॉर एग्जाम्पल, तो आपने टोटल रिसीव कर लिया 21 पॉइंट, यानी 25 रुपीज आपने दिया, और आपने 21 रुपया वापिस ले लिया, यानी 4 रुपया में आपका लैडर बन गया, यानी ओनली विद एक्सपेंस ऑफ 4 रुपीज आपका लैडर क्रिएट हो गया। और अगर मार्केट ऊपर किसी कारण से 25,400 आ गई, तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज माइनस 4 रुपीज, यानी कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 46 पॉइंट का हो सकता है, और अगेंस्ट चली गई तो 4 रुपए का रिस्क हो जाएगा। तो ये एक तरीके से ऑप्शन लैडर हो गया, जो एक्सपायरी वाले दिन काफी जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, वो ट्रेड करते हैं। इसमें रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है क्योंकि आप एक के साथ दो बेच रहे हैं। नॉर्मली ऑप्शन लैडर कॉल के साथ प्ले करना ज्यादा बेहतर है, पुट के साथ प्ले करना रिस्की होता है, क्योंकि पुट के साइड में कुछ भी हो सकता है। मार्केट अचानक से किसी भी कंडीशन में कितनी भी गिर सकती है, यू नेवर नो। बट कॉल के साइड में आप ऑलवेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कॉल रेशियो स्प्रेड्स है या कॉल लैडर्स होते हैं, ये हमेशा हमें कॉल साइड से करना चाहिए, पुट साइड से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुट साइड से कभी भी रिस्क आपका, अगर आप ज्यादा बेच रहे हैं क्वांटिटी में तो अनलिमिटेड हो सकती है, भले ही आप इंट्राडे कर रहे हैं फिर भी उस केस में रिस्क होता है। तो ये स्ट्रेटजी है जो लैडर के बेसिस पे हम लोग करते हैं। अब हम लोग फटाफट वॉल्यूम्स, वीवैप और ब्रेडथ इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। और एक थीटा डीके है, थीटा डीके भी नया है, ये समझ लीजिए। ये बेसिकली क्या होता है कि कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम का आप एक स्ट्रैडल का चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रैडल का प्रीमियम का चार्ट गिर रहा है इस तरीके से, अगर ये प्रीमियम्स के चार्ट गिर रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज रहेगी, मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं आने वाला है। अगर सपोज कीजिए ये दोनों के प्रीमियम के चार्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस केस में मार्केट ट्रेंडिंग होगी, यानी थीटा डीके कॉल एंड पुट दोनों का अगर गिर रहा है, दोनों स्ट्रैडल डीके हो रही है, तो मार्केट विल बी साइडवेज। और अगर ये स्टेबल है, ऊपर जा रही है, तो मार्केट ट्रेंडिंग होगी। और बिल्कुल अगर स्टेबल है, कोई खास मोमेंटम नहीं हो रहा है, तो उस केस में फिर आपको डेटा के हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि कॉल ज्यादा डीके हो रही है, पुट ज्यादा डीके हो रही है। तो ये थीटा डीके को भी हम लोग क्रॉस क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। और इसका मॉनिटर करने का तरीका है कि आप स्ट्रैडल, STRADDLE, स्ट्रैडल, जो कॉल एंड पुट का कंबाइंड प्रीमियम को हम लोग स्ट्रैडल बोलते हैं, इसके कंबाइंड प्रीमियम को आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक और मेथड है जिससे हम थीटा डीके को स्टडी करते हैं। अब 3 पॉइंट मेरे बच गए, वॉल्यूम, वीवैप और ब्रेडथ इंडिकेटर। इसके बारे में हम फटाफट समझ लेते हैं।
और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में चलेंगे। तो जो ब्रेड्थ इंडिकेटर है उसके लिए मैं आपको फिर से एनएससी की वेबसाइट में लेकर के चलता हूं। अनुज जी, मेरी पीपीटी अभी दिख रही थी या नहीं दिख रही थी? सब पीपीटी पहले दिख रही थी, अभी आपने उसको। अभी अभी स्टॉप किया ना? ने अभी स्टॉप किया सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरी एनएससी की वेबसाइट दिख रही होगी, जी। है ना? हाँ अब जी। देखिए, ये एनएससी की वेबसाइट में एक दो डेटा पॉइंट हम काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं, वन इज ये एडवांस और डिक्लाइन रेशियो, एडवांसिंग और दिस इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग रेशियो। ये एक तो ओवरऑल मार्केट के लिए यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए एडवांस इज ग्रेटर देन डिक्लाइन, तो हम इसे पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, और अगर डिक्लाइन इज ग्रेटर देन एडवांस, तो इसे हम नेगेटिव लेकर के चलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में गैप कितना आ रहा है। नॉर्मली ये रेशियो अगर ग्रेटर देन 1.30 से है तो ये पॉजिटिव है, और 0.75 से नीचे है तो ये नेगेटिव है, और तो इस बीच में अगर है तो नो ट्रेडिंग जोन है, कोई क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है इससे। ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये तो ओवरऑल मार्केट का है। इसके साथ साथ आपको देखना बहुत जरूरी है कि निफ्टी का क्या एडवांस डिक्लाइन रेशियो चल रहा है। निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो के लिए एनएससी की वेबसाइट में आज देखिएगा तो ये डेटा हमें दिखता है एनएससी की वेबसाइट से, जहां पे आप ये ये आप यहां से देख सकते हैं। देखिए, अभी मैंने आपके सामने ये खोला है। निफ्टी का आज एडवांसिंग डिक्लाइनिंग बिल्कुल बराबर है। और अगर मान लीजिए मैं निफ्टी के अलावा और कुछ देखना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं बैंक निफ्टी का भी देख लूं, तो हम यहाँ पे चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 5 एडवांसिंग और 8 डिक्लाइनिंग दिख रहे होंगे आपको। तो इस तरीके से आप जो भी सेक्टर्स हैं ओवरऑल आप जा करके देख सकते हैं कि किस में क्या एडवांसिंग चल रही है, क्या डिक्लाइनिंग चल रही है, क्या वॉल्यूम चल रहा है, क्या ओपन हुआ है। और भी कुछ अगर हम इसको और रिसर्च करना चाहें तो और भी आप इसमें जाकर के देख सकते हैं कि कौन से लीडर्स हैं आज के दिन में। बैंक निफ्टी के जो लीडर्स हैं, हीट मैप आता है यहाँ पे। हीट मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंकिंग में आपको दिख रहा होगा। हम्म, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज जो बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था वो एसबीआई था। यस बैंक कोई खास नहीं है, वेटेज नहीं है, यूनियन बैंक का वेटेज नहीं है। नीचे जो खींच रहा था वो एचडीएफसी बैंक, एयू बैंक, पीएनबी। तो मेन वेटेज वाला एचडीएफसी बैंक हो गया। आईसीआईसी बैंक सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी को नीचे लेके जा रहा था। ये दो बैंकिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है, और ऊपर ले जाने में ये बेकार, जिनका वेटेज कम है वो कोशिश कर रहे थे, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रही थी। तो ये इस तरीके से आप और इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, और आपको एनएससी की वेबसाइट में सारा बहुत सारा डेटा मिल जाता है, तो इधर उधर ज्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है। एक काफी एग्जॉस्टिव डेटा यहाँ पे है। तो अगर आप मान लीजिए बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का डेटा देखिए, अभी यहाँ पे दिख रहा है सेंटिमेंटल डेटा में। और यहाँ पे जाकर के हम ये देख सकते हैं कि आज बैंकिंग में क्या हुआ है। परसेंटेज चेंज देखिएगा कॉल्स का, तो ये करीब करीब 16-17% आपको दिख रहा है। और मान लीजिए मैं यहाँ पे देखता हूँ पुट्स में, तो पुट्स में पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको चेंजेस। और इस साइड देखिएगा ओआई वाइज, ये ओआई हो गया और ये वॉल्यूम वाइज हो गया। तो यहाँ पे कॉल दिख रही है, ये पुट दिख रही है, और यहाँ पे पुट दिख रही है, ये पुट दिख रही है। यानी अगर यहाँ पे पी ज्यादा दिख रही है तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड बायस्ड है, और अगर सी ज्यादा दिख रही है, कॉल ज्यादा दिख रहा है, तो नेगेटिव साइड बायस्ड है। ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो आप बैंक निफ्टी, आप रिलायंस, कुछ भी देख सकते हो। मैं तो आपको एक मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे रिलायंस देखना है, छोड़िए ये सब, एक बार रिलायंस की तरफ चलते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेटा को स्टडी कर लेते हैं, ताकि एक आपको आइडिया लगे कि काम कैसे करना है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे पहले आप वीवैप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, आपको यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का वीवैप दिख गया। तो वीवैप भी मुझे दिख गया रिलायंस का। और मुझे क्या देखना है, रिलायंस का डेटा। मान लीजिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो रिलायंस का डेटा क्या मुझे नीचे मिल रहा है ऑप्शंस का। ये मैंने भी रिलायंस का नहीं देखा है, अभी आपके सामने ही देख रहा हूँ। तो रिलायंस का डेटा नहीं, ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे रिलायंस का नहीं आ रहा है। हाँ, मगर एक चीज और अच्छी आ रही है। चलो ऑप्शंस का नहीं मिला, बट हमें फंडामेंटल डेटा मिल रहा है। अब रिलायंस में आप देखिए, रिलायंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है हमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलायंस में कितना है, प्रमोटर की होल्डिंग दिख रही है, और पब्लिक की होल्डिंग दिख रही है, और इसका ये दिख रहा है हमें क्या।
हमें ये दिख रही है कितना इसने 1 मिनट। हाँ, ये देखिए अर्निंग्स दिख रही है ईपीएस पर शेयर। तो इसमें एक दो शेयर जैसे मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पे ये बात करूं कि आप आइडिया में ट्रेड कर रहे हो, कई लोग को समझ में नहीं आता आइडिया क्या करें, तो हम मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं वोडाफोन आइडिया का। अब वोडाफोन आइडिया पे ही अगर मुझे कोई रिसर्च करनी है, मुझे देखना है, तो इसमें एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि देखिए यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से हमें दो डेटा पॉइंट दिख रहा है। एक तो हमें दिख रहा है प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग कितनी है, और हमें पब्लिक की होल्डिंग कितनी है। ठीक है, तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी दिख रही है आपको, ये दिख रही है 25%। ठीक है, और पब्लिक की होल्डिंग कितनी दिख रही है, 74%। यानी कि पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा है, प्रमोटर की होल्डिंग कम है। तो वैसी कोई भी कंपनी जिसमें प्रमोटर होल्डिंग कम हो और पब्लिक होल्डिंग ज्यादा हो, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि जब प्रमोटर ने ही अपना माल बेच दिया, तो इसका मतलब है कि पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से। इसका मतलब यही हुआ ना कि अब जो प्रमोटर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए उसने अपना 25% स्टेक बचा हुआ है और 74% स्टेक बेच चुके हैं। तो यहाँ पे आप जाकर के ये एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी आपको देखिए एनएससी की वेबसाइट में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। बाकी मान लीजिए आपको ईपीएस ही देखनी है, चलो हम ईपीएस देख लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे अर्निंग पर शेयर पे क्लिक किया कि इसकी क्या अर्निंग दिख रही है। तो अर्निंग भी आप देखिएगा तो नेगेटिव ईपीएस दिख रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा लिंक से हट के चला गया, फंडामेंटल पे चला गया, मैं बातचीत तो कर रहा था डेटा पे, बट मुझे ऐसा दिख गया तो मैं सोचा आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट डेटा सिखा दूं। तो ये देखिए यहाँ पे ईपीएस जो दिख रही है, ये नेगेटिव ईपीएस, नेगेटिव ईपीएस, नेगेटिव ईपीएस, नेगेटिव ईपीएस, नेगेटिव ईपीएस। सो अर्निंग पर शेयर ऑफ आइडिया इज नेगेटिव। सो जब भी आप कभी कोई शेयर को लेने जाएं, आप उसमें दो चीज देख लीजिए कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग पब्लिक की होल्डिंग से कम है, तो वो शेयर को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आप रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा और अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो एनएससी की वेबसाइट से अच्छा डेटा कहीं पे है ही नहीं। अगर मान लीजिए मुझे सब कुछ देखना है, अब देखिए कैलेंडर देखना है, फाइनेंशियल रिजल्ट देखने हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग यानी किसने कितनी पोजीशंस क्या करा है, ये देखिए यहाँ पे सारा दिख जाएगा। बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, सारा डेटा आता है। तो इनफैक्ट मतलब ऑल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। प्रॉब्लम है कि हम उसे एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अदरवाइज आप देखिएगा तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कंपनी डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, डेली बायबैक, इवेंट कैलेंडर। तो रिलेटेड टू आइडिया कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी पे आप अगर शेयर होल्डर की मीटिंग का, शेयर होल्डर का पैटर्न पे अगर हम क्लिक करें, तो इसके अंदर और डिटेल में आपको शेयर होल्डर की पैटर्न्स आ जाएगी। यानी कि मान लीजिए अगर हम लोगों ने अभी वो देखा कि भाई पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, और इसमें और जो बाकी होल्डिंग है उसकी बाइफर्केशन आ जाएगी कि एफआईज के पास कितना है, कहाँ पे क्या है। तो ये सारा का सारा डिटेल आप एनएससी के अंदर जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अ, आप लोग एक और यूट्यूब चैनल है हमारा, नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज। तो वहां पे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज। और उसमें हम लोग लाइव आपके साथ जुड़ते हैं। अनुज जी, आप एक बार लिंक डाल दीजिए चैट सेक्शन में, ताकि इसी तरीके से लर्निंग की जो इन्फॉर्मेशन हम आप सभी को देते रहें। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज। तो, तो तो बस इसी तरीके से अब हम लोग कंक्लूड करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। तो मेनली जो पॉइंटर्स थे अपने पीसीआर, आपको पीपीटी अनुज जी दिख रही है मेरी? सर पीपीटी दिख रही है सर। Okay. तो अब कंक्लूड करके क्यूएनए सेक्शन में चलते हैं हम लोग, और जस्ट मैं आपको रिकैप करा दूं। एक तो हम लोगों ने बात किया पीसीआर डेटा के बारे में, उसके बारे में इम्बैलेंस के बारे में बातचीत की, और वो हम ऑप्शन चेन डेटा से देखते हैं, आप एनएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं। दूसरी, हम लोगों ने ओआई शिफ्ट के बारे में बातचीत किया, कैसे ऑप्शंस के ओआई शिफ्ट होते हैं। तीसरा, विक्स और आईवी के बारे में मैंने आपको बताया। चौथा, वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स जो एक बैंक निफ्टी का मैंने एग्जांपल लिया कि कॉल में ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, पुट में ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, और उसके प्राइस कैसे बिहेव कर रहे हैं। और इसकी लर्निंग बेसिकली लाइव मार्केट में ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर दिन 12 से 12:30 के बीच में।
और यूट्यूब चैनल पे ही हम लोग लाइव करते हैं 12 से 12:30, वहां पे हम लोग लाइव डेटा को देख के लाइव ट्रेड लेते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीवैप ये बोलता है कि अगर प्राइस जो है वो वीवैप के ऊपर चल रहा है तो पॉजिटिव साइन है, और वीवैप के नीचे चल रहा है तो नेगेटिव साइन है। तो ये जो वीवैप है, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये वॉल्यूम से बनता है और वेटेड एवरेज प्राइस होता है। तो अगर प्राइस एक, जैसे मान लीजिए ये वीवैप की लाइन है और प्राइस इसके ऊपर चल रहा है तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे, और प्राइस नीचे चल रहा है तो इसे हम नेगेटिव मानेंगे। ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। तो हमें मूविंग एवरेज के साथ साथ वीवैप को जरूर यूज करना चाहिए। और वीवैप का इंटरप्रिटेशन ये है कि प्राइस अगर इसके ऊपर चल रहा है तो पॉजिटिव सिग्नल है, और प्राइस इसके नीचे चल रहा है तो नेगेटिव सिग्नल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, वॉल्यूम में भी हाई वॉल्यूम है तो रियल मूव है, और अगर वॉल्यूम कम है तो रिवर्सल हो गया। एनएससी वॉल्यूम डेटा एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। वीवैप में यह है कि वीवैप को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वीवैप का इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि अगर एबव है, प्राइस इज एबव द वीवैप, जैसे ये देखिए ये वीवैप लाइन दिख रही है आपको ये, और प्राइस इसके ऊपर चल रहा है तो ये लॉन्ग बायस हमें रखना है, और प्राइस अगर वीवैप के नीचे चल रहा है तो हमें शॉर्ट बायस रखना है। बट इसके साथ कंबाइन करना है, और जो सेंटिमेंटल डेटा हम लोगों ने बातचीत करी उसे कंबाइन करके इसे इसे यूज करेंगे, न कि इंडिपेंडेंट केवल हमें इसे यूज करना है। जो मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर है जिसके बारे में हम लोग ने बात किया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, अगर एडवांसर ज्यादा है डिक्लाइनर से तो पॉजिटिव है, और अगर डिक्लाइनिंग ज्यादा है एडवांसिंग से तो नेगेटिव मानते हैं उसे। ओआई लैडर मैंने आपको सिखाया, जस्ट लाइक अ पुट स्टेयर केस, जैसे मान लीजिए स्टेयर केस होता है उसी तरीके से यहाँ पे पुट का स्टेयर केस बनता है तो वो सपोर्ट हो गया, और कॉल का स्टेयर केस बनता है तो रेसिस्टेंस आप निकालते हैं। ये हेल्प करती है मुझे रेंज को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये हो गई हमारी ओआई लैडर। और इसके अलावा फिर आप प्रीमियम डीके के बारे में हम लोगों ने बातचीत करा कि अगर मान लीजिए प्रीमियम डीके फास्ट हो रहा है, अगर प्रीमियम का जो डीके है वो काफी तेजी से हो रहा है तो साइडवेज मार्केट है, और स्लो हो रहा है तो मार्केट ट्रेंडिंग है। या अगर प्रीमियम का डीके अप ट्रेंडिंग है, डीके अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट में कोई कोई ना कोई ट्रेंड बन सकता है। ये आप प्रीमियम डीके से स्टडी कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सवाल हैं अनुज जी आप ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में चलेंगे। आपके जो सवाल आज के रिलेटेड टॉपिक से है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन, और आपको मजा आया होगा, कुछ नई लर्निंग मिली होगी। आज हम लोगों ने थोड़ा फंडामेंटल पे बात किया, वो एक डिफरेंट था। उससे भी नई लर्निंग मिलेगी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने स्टॉक को थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए। डेटा सारा एनएससी के अंदर अवेलेबल है, आप एनएससी का डेटा यूज कर सकते हैं। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग आज इस सेशन में आए। आप अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, अनुज जी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। और बहुत सारे हमारे अटेंडीज भी आपको धन्यवाद दे ही रहे हैं। और जिस तरीके से आपने पर्सपेक्टिव्स को मिक्स किया, बहुत अच्छा लगा। ये भी रिस्पॉन्स हमको मिला है। तो सर, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि थीटा को कितना, मतलब कितना थीटा बेटर रहता है सेलिंग के लिए। अगर आप कोई कोई भी व्यक्ति सेल करना चाहता है तो उसको कितना थीटा डिके कंसिडर करना चाहिए वन डे का, कि वो स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल हो सके। देखिए वो डिपेंड करता है आईवी के ऊपर कि विक्स कितनी ज्यादा है, किस हिसाब से है। बट आप ऐसा, वो डिपेंड करता है मार्केट की रेंज, मार्केट की आईवी के ऊपर। अगर आप मान लीजिए ऑप्शन राइटर हैं, आप स्ट्रैडल सेल कर रहे हैं, तो जनरली जो थीटा डीके है वो आपको तभी मिलेगी जब विक्स गिरेगी। तो उसका ऑप्शन कैलकुलेटर के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है आईवी हर समय अलग होती है, और टाइम टू एक्सपायरी भी डिपेंड करती है कि कितना टाइम टू एक्सपायरी है और आपने कौन से स्ट्राइक की बेची है। तो एक रैंडम बोलने से अच्छा बेस्ट उसका तरीका है कि ऑप्शन कैलकुलेटर ब्लैक स्कॉल्स मॉडल एक होता है, आप ब्लैक स्कॉल्स मॉडल यूज कर सकते हैं, और उसमें अपने पैरामीटर फिक्स कर दीजिए कि इतनी आईवी है और इतने दिन टाइम टू एक्सपायरी है, और मार्केट में एक दिन निकल जाता है तो मेरा टाइम वैल्यू डीके करंट आईवी के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो आपको एग्जैक्टली ब्लैक स्कॉल्स मॉडल आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आज अगर इतनी आईवी हो जाती है और मार्केट इस लेवल पे बंद होता है तो मेरा इतना थीटा डीके होना चाहिए। तो वहां से आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो कंक्लूजन इसका यही है कि आपको ब्लैक स्कॉल्स मॉडल स्टडी करके यूज आप करेंगे तो आप अपनी आईवी को, आप थीटा डीके कितना आपको मिलना चाहिए आप निकाल सकते हो। और हर दिन का अलग थीटा होगा,
हर विक्स पे अलग थीटा होगा, हर इंस्ट्रूमेंट पे अलग थीटा होगा। उसको कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका ब्लैक स्कॉच मॉडल है। सर धन्यवाद। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी इवेंट को लेकर है कि इवेंट में अक्सर हमने देखा है कि रेंज काफ़ी बड़ी होती है, और वहाँ रेंज में भी प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके हिसाब से किसी भी इवेंट को लेकर यूजफुल रेंज क्या है, जो कि ट्रेडेबल रेंज हो या यूजफुल रेंज, देखिए आप किस वो तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए वो डिपेंड करता है इवेंट से एक्सपेक्टेशन कैसी है। अब जैसे मान लीजिए इलेक्शन होगा तो रेंज बहुत बड़ी हो जाती है। बजट से एक्सपेक्टेशन एक मीडियम होती है। हिस्टोरिकली आप देखिएगा तो बजट में 1% से ज्यादा की मूवमेंट नहीं होती है, तो उस समय रेंज छोटी हो जाती है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि रेंज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है मार्केट में। जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा रहा है, विक्स भी ऐसा ही दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेंशन ऑफ रेंज अभी नहीं दिख रही है। तो वो सब कुछ इवेंट पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है। और मार्केट की बहुत ज्यादा फिलहाल बजट से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो एक एक्सपेक्टेशन थ्योरी भी है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर नहीं आती है तो बाजार बहुत तेजी से गिर जाती है। तो एक एक हम लोग मीडियम एक्सपेक्टेशन के साथ बजट में जा रहे हैं। जो पोजीशंस भी बनी है वो भी एक छोटी रेंज ही बनी है, 25,600 ऊपर है और 25,000 नीचे है, 25,300 पे चल रहे हैं हम लोग। तो रेंज भी बड़ी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो आपने पूछा कि रेंज कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कौन सा इवेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसके हिसाब से उस समय की विक्स क्या है, और उसके हिसाब से पूरा का पूरा रेंज डिसाइड होता है। तो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट रेंज बनेगा, डिफरेंट इवेंट के हिसाब से डिफरेंट रेंज बन करके आएगी। फेयर इनफ सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्राइक्स को लेकर है कि जब आप इम्बैलेंस कैलकुलेट करने को कहते हैं तो नॉर्मली कितनी स्ट्राइक प्राइसेस हमको कंसिडर करनी चाहिए, गिवन की एक्सपायरी सामने है या फिर सीरीज की स्टार्ट है? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन अनुज जी। सर सर जब आप इम्बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, मतलब पुट एंड कॉल का जो इम्बैलेंस एक्सेल में आपने शो किया था, वो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस कैसे कंसिडर करते हैं, देखिए गिवन एट द की मनी आज नॉर्मली हम लोग एक्सपायरी है? एड हाँ मैं समझ गया। एट द मनी से 4 स्ट्राइक ऊपर 4 स्ट्राइक नीचे ये जनरली हम लोग लेकर के चलते हैं। अब डिपेंड करता है, नॉर्मल डेज रहेंगे तो 5 दिन एक्सपायरी के होते हैं, 5 डेज होते हैं, तो 5 दिन में एट द मनी प्लस पांच 5 स्ट्राइक ऊपर ले लीजिए और 5 स्ट्राइक नीचे ले लीजिए, क्योंकि 5 दिन एक्सपायरी को बाकी है। अगर 4 दिन बच गए तो एट द मनी प्लस 4 ऊपर 4 नीचे, ये 50-50 पॉइंट के स्ट्राइक हो गई। 3 दिन बच गए तो एट द मनी से 3 ऊपर 3 नीचे, 2 दिन बच गए तो 2 ऊपर 1 नीचे। और अगर सेम डे है, एक्सपायरी वाला दिन है, तो एट द मनी से 1 ऊपर 1 नीचे। ये एक सिंपल मेथड हम लोग फॉलो करते हैं ओआई के इम्बैलेंस को ट्रैक करने के लिए। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओवरऑल के साथ साथ एट द मनी दोनों को आप को क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि ओवरऑल क्या कर रहा है और एट द मनी क्या कर रहा है। इन दोनों को मैच करके हम ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आईवीज पर आ रहा है कि अगर आपने आई आई पुट आईवीज और कॉल आईवीज के बैलेंस की बात करी, तो अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो एवरेज आईवीज में कॉल और पुट की, तो फिर आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए इसको हम लोग स्क्यूनेस ऑफ आईवी बोलते हैं। नॉर्मली जो आईवी की होती है वो एक स्माइल स्माइल के जैसे बनती है, आईवी स्माइल जिसे बोलेंगे। यानी कि एट द मनी में सबसे कम होगी, फिर जैसे जैसे आउट ऑफ मनी जाएंगे कॉल पुट में, वो आईवी उसी हिसाब से इंक्रीज होती है। तो आईवी स्माइल एक सिंपल स्माइल के जैसे होगी, जैसे हमारी आपकी स्माइल है वैसे आईवी स्माइल होगी। कई बार क्या होता है, आईवी स्माइल टिल्टेड टुवर्ड्स कॉल्स या पुट्स होती है, यानी कि पुट्स में ज्यादा स्माइल थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। अब वो टेढ़ी किधर हो रही है, वो उसका इंटरप्रिटेशन होता है। अगर आईवी की जो स्माइल है वो अगर पुट की तरफ टेढ़ी हो रही है, यानी पुट की तरफ ज्यादा जा रही है, तो पुट में डिमांड ज्यादा आ गई। और कॉल्स की तरफ जा रही है तो कॉल्स में डिमांड आ गई। तो ये तो हो गया आईवी स्माइल का कॉन्सेप्ट। बाकी जो आपने पूछा कि डिफरेंस की बात है, तो डिफरेंस में हर स्ट्राइक का अलग अलग आईवी होती है। तो उसका नॉर्मली हम लोग एवरेज देखते हैं कि ओवरऑल एवरेज किधर ज्यादा आ रही है। बट अगर आप और इसको इन डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं तो कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, प्लेटफॉर्म है, जो आईवी स्माइल को प्लॉट करके लाइव मार्केट में देते हैं 3D डायग्राम में। तो आप वहां से आईवी स्माइल को स्टडी कर सकते हो, और आईवी स्माइल आपको ये हेल्प करेगी कि जो ओवरऑल मार्केट का झुकाव है, जो आईवी का झुकाव है, वो कॉल की तरफ है या पुट की तरफ है। और वहां पे आप पिक्टोरियल 3D डायग्राम से आप पकड़ सकते हो कि किस तरीके से आईवी स्माइल चल रही है। बट ये है कि 1 से 2 आईवी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर 14 है तो 13 12 इस तरीके से एक हल्का हल्का ही डिफरेंस मिलेगा। तो उसकी एवरेज आप यूज करेंगे तो वो ज्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है सर।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया विक्स को लेकर है। तो जनरली हमने ये देखा है कि जब निफ्टी फॉल होती है तभी विक्स राइज होता है। तो आपके इतने लंबे करियर में कभी ऐसा हुआ है कि निफ्टी बड़ी हो और विक्स भी बड़ा हो ऐसा तेजी से? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये बीच में जब जेन स्ट्रीट की जो कहानियां आई थी, और उस समय एक दो बार आपने देखा होगा कि मार्केट एक ही लेवल पे खड़ी है और कॉल पुट दोनों स्ट्रैडल बढ़ रही थी। एक दिन एक्सपायरी वाले दिन ऐसा हुआ था कि स्ट्रैडल 300 रुपए की थी, और मार्केट में कॉल पुट दोनों बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा था। तो वो कुछ मैनिपुलेशंस के रीजन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो विक्स बढ़ती है, आईवी बढ़ती है, ये एक जनरल सिनेरियो है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है और अपोजिट हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई ऐसा प्लेयर है जो मार्केट को मतलब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। या ये पकड़ने का भी तरीका है कि अगर मार्केट फियर फैक्टर नहीं है मार्केट में, और मार्केट स्टेबल है, या मार्केट सपोज ऊपर जा रही है, और कॉल्स के प्रीमियम्स भी, विक्स भी ऊपर जा रही है, तो वहां पे एक अलार्मिंग सिग्नल मिलता है कि बहुत तेजी से मार्केट में बाउंस भी आ सकता है। तो ऐसा होता है, मतलब ऐसा 90% ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि मार्केट नीचे जाएगी तो विक्स बढ़ेगी, बट 10% ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि कभी कभी मार्केट ऊपर जा रही है और विक्स भी बढ़ती है। और ये इवेंट के दौरान बहुत होता है, जैसे मान लीजिए बजट ही है, बजट में अचानक से बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाए, तो आप देखिएगा विक्स टूटने की बजाय विक्स बढ़ जाएगी, क्योंकि अचानक से कुछ अनसीन होता है। तो ऐसा सिचुएशन अपसाइड में भी हो सकता है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, बट 10% ऑफ द टाइम ऐसा पॉसिबल है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट कवरिंग को लेकर है। जैसे कि आप अक्सर लाइव मार्केट में भी ये कह देते हैं कि शॉर्ट कवरिंग होने वाली है या फिर अनवाइंडिंग होने वाली है। तो ये प्रिडिक्शन किस तरीके से, क्या ये ओआई फैक्टर? ओआई ओआई शिफ्ट से आप प्रिडिक्शन करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट फटाफट ऊपर नीचे चेंज होता है, ओआई शिफ्ट से हम ये प्रिडिक्शन करते ठीक है सर। अच्छा सर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो डेटा है वो एक्सेल में किस तरीके से डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन हैं। एक्सेल टेन में का। डेटा डाउनलोड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, अर्लियर तो एनएससी की तरफ से आ जाती थी, अब क्योंकि उन्होंने लॉक कर दिया है तो अब डेटा आपको खरीदना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आज से 2-3 साल पहले क्या था कि आप फॉर्मूला कोडिंग वोडिंग करके एनएससी से डेटा पुल कर लेते थे, बट वो सारा लॉक कर दिया गया, तो अब वो डेटा पुल नहीं होता है। तो आपको क्या तो कोई वेंडर से डेटा खरीदना होगा। जैसे ट्रू डेटा है, एक वेंडर सॉफ्टवेयर डेटा प्रोवाइडर है, जो 6-7 हजार रुपये महीने का लेते हैं डेटा का, टिक बाय टिक डेटा आपको दे देंगे। तो आप वो डेटा उनसे लेकर के एक्सेल में अपना जो भी फॉर्मूला बनाना है बना सकते हैं। बट आपको वहां पे खर्च करना पड़ेगा। फ्री वाला कोई सॉल्यूशन अभी मेरे नजर में नहीं है, एनएससी का था बट वो बंद हो गया। और कई डेटा वेंडर है, तो आपको कहीं ना कहीं से डेटा खरीदना पड़ेगा। और जो अच्छी क्वालिटी का डेटा मुझे, क्योंकि हम लोग भी लेते हैं डेटा, तो जो अच्छी क्वालिटी का डेटा मुझे दिखा वो ट्रू डेटा का डेटा है। आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो ट्रायल पैकेज भी देते हैं आपको 1 आध वीक का। तो आप उनकी वेबसाइट स्टडी करके ट्रायल ले सकते हैं, और अगर आपको डेटा अच्छा लगता है, एक्सेल में आप डेवलप करना चाहते हैं, तो वो एक तरीका है जहां से आप अपना एक्सेल बना सकते हैं। सर वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो उसके बाद कोई अगर आता है तो सर, गामा ब्लास्ट रिस्क मैनेजमेंट पर काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि एक्सपायरी पर हम लोग एकदम से देखते हैं कि गामा ब्लास्ट की सिचुएशंस रहती हैं। तो उस केस में रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरीके से देखते हैं? ये गामा ब्लास्ट अगर हो रहा है तो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गामा ब्लास्ट होगा तो बायर को फायदा ही फायदा है। बट जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अगर गामा ब्लास्ट देखिए, तभी आप मान के चलो कि कोई भी ऑप्शन अगर इन द मनी आपकी चली गई, तो वो ब्लास्ट करने के चांसेस होते हैं। या कई बार लेवल्स जो ओआई शिफ्ट है वो बहुत तेजी से चेंज होने लगता है, तो वहां पे भी ऑप्शंस की पोजीशन ट्रैप हो जाती है, और जिसके कारण बहुत तेजी से मूवमेंट आती है, वहां पे गामा ब्लास्ट होता है। तो एक तो तरीका ये है कि ये जनरली जब भी गामा ब्लास्ट होगा ये एक्सपायरी वाले दिन ही होगा, और बाकी नॉर्मल डे में नहीं होते हैं गामा ब्लास्ट, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ही डेल्टा का इम्पैक्ट जो होता है वो आउट ऑफ मनी में 1 हो जाता है। तो अगर डेल्टा का इम्पैक्ट 1 हो जाएगा तो गामा बहुत तेजी से बढ़ती है वहां पे। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि गामा ब्लास्ट जब भी होगा आपको एक्सपायरी वाले दिन होगा। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी होगा आपको ये 1-2 बजे के बाद ही होगा गामा ब्लास्ट। तो जो ऑप्शन राइटर है
उनके लिए बेटर सिचुएशन है कि आप 1-1:30 बजे के बाद अपनी पोजीशंस न लें ऑप्शन राइटिंग की, खास तौर से सेम एक्सपायरी में, अगर उसी दिन एक्सपायरी हो रही है, क्योंकि फिर अगर गामा ब्लास्ट हुआ तो आप फंस जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो उस केस में आपको 1-1:30 बजे के बाद प्रीमियम काट देना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम डीके करीब करीब हो जाती है। और अगर आपको बेचना ही है तो आप अगले वीक में चले जाइए, न कि करंट वीक में, क्योंकि गामा ब्लास्ट से आपको बचना है। दूसरा, अगर ऑप्शन बायर है तो उस केस में आपको कोई रिस्क नहीं है। अगर मान लीजिए आप उल्टा फंस भी गए तो क्या होगा, आपका प्रीमियम चला जाएगा जिसमें आप स्टॉप लॉस काट के निकल सकते हैं, और आपने सही ट्रेड किया तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो गामा ब्लास्ट मेनली शॉर्ट ट्रैपिंग के कारण होती है, और वो एक्सपायरी वाले दिन ही होती है, और जनरली ये 12:30-1 बजे के बाद देखी जाती है। सर आज के ही मार्केट को लेकर एक क्वेश्चन है कि हमने आज सुबह से देखा कि मार्केट का जो पीसीआर था वो ऑल ऑल द वे नेगेटिव था। फिर भी एक तरीके से बाउंस 100 125 पॉइंट का आया, फिर देखिए, आज वॉलेटिलिटी के आज का चलते। मार्केट अनुज जी डिफरेंट था, और आज अगर आपने देखा होगा तो सुबह से हम लोग पुट में ट्रेड कर रहे थे, और 3 बार पुट में ट्रेड किया, तीनों बार प्रॉफिट मिला। और कॉल ऑप्शन एक्चुअली में मार्केट लास्ट के 1 घंटे में बाउंस करी 100-150 पॉइंट। उसका रीजन है कि बजट है, और जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है 2-3 दिनों से, क्या वो अपनी शॉर्ट पोजीशन बजट के ठीक पहले कैरी करेंगे? नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी पोजीशन काटी है नीचे से, इसलिए ये थोड़ा सा बाउंस है। अगर ये संडे को बजट नहीं होता तो मार्केट में बिल्कुल भी बाउंस नहीं आता है, क्योंकि पीसीआर बिल्कुल नेगेटिव हो रखा था। तो समरी यही है कि आज सुबह से 3 बार हम लोगों ने पुट ऑप्शन ट्रेड करी, 25,000 ट्रेड करी, 24,900 करी, और 24,800 करी, और तीनों का तीनों ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिला। कॉल ऑप्शन में अटेम्प्ट लेने की कोशिश करी, बट वो ब्रेक इवन ही हमें निकला, क्योंकि उसमें बाद में टाइम वैल्यू डिके कॉल ऑप्शन पे बहुत तगड़ी हुई ऊपर के लेवल पे, क्योंकि ओवरऑल ऑप्शन राइटर्स हैवी थे। तो कुल मिला के आपको निफ्टी में जरूर रिकवरी दिखी, बट निफ्टी के अंडरटोन में रिकवरी नहीं थी। और ये रिकवरी ओनली बिकॉज ऑफ इवेंट है, बजट था जिसके कारण रिकवरी ये देखी गई। बट ओवरऑल अगर डेटा वाइज देखिएगा तो डेटा वाइज में कोई खास रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली, पोजीशंस केवल अनवाइंड हुई, इसलिए रिकवरी थी। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बजट वाले दिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स एक क्लीन स्लेट लेके गए हैं कि बजट की हाँ, वॉलेटिलिटी को मतलब जो देखकर जो ट्रेड शॉर्ट करेंगे। टर्म, जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस नीचे के लेवल से काट दी। नीचे से आप देखिएगा तो 200 पॉइंट रिकवरी हुई आज। तो नीचे के लेवल से पोजीशन स्क्वायर अप हो गई। बड़े जो जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस कम कर दी। वो आपको ऑप्शंस के डेटा में भी दिख रहा है। आपने देखा होगा कि ओपन इंटरेस्ट जो सुबह था और जो क्लोजिंग में ओपन इंटरेस्ट गया, वहां से करीब करीब 40-50% ओपन इंटरेस्ट कम होकर के गया। सुबह में जो ओपन इंटरेस्ट देख रहा था, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक एक स्ट्राइक्स पे 40-40, 50-50 लाख थे। और लास्ट में जब मैंने देखा अभी, तो वो 20-20 लाख रह गए, यानी पोजीशंस कट गई, वो कैरी नहीं हुई। तो इसका मतलब बजट वाले दिन लोग अपनी पोजीशंस काट करके गए। लाइट पोजीशंस है, और बजट आने के बाद धड़ाधड़ पोजीशंस बनेगी, और उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगी। सर एक लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कमोडिटी मार्केट में जिस तरीके से हम 2 दिन से वॉलेटिलिटी देख रहे हैं उसका कितना इफेक्ट आपको इक्विटी मार्केट में आता दिखता है? देखिए, इसे हम बोलते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस, यानी कि अगर कमोडिटीज ऊपर जा रही है तो इक्विटीज ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे आने के चांसेस हैं। तो इंटर मार्केट एनालिसिस के हिसाब से यही समझ में आता है कि कमोडिटी मार्केट का इतनी तेजी से ऊपर जाना इक्विटी मार्केट के लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सिचुएशन नहीं है, एज पर द इंटर मार्केट एनालिसिस। तो मेरा तो यही मानना है कि कमोडिटीज का इतना तेज ऊपर जाना इक्विटी मार्केट के लिए ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कॉशियस व्यू है, और बजट से फिर ट्रिगर मिलेगी, बट डिस्ट्रीब्यूशन भी लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस टू नेगेटिव हूँ मार्केट में, लुकिंग एट एफ आईज डेटा, लुकिंग एट कॉमोडिटी साइकिल, जिस तरीके से कॉमोडिटीज में जंप आ रहा है। तो मुझे इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा कॉशन है व्यू में। ठीक है सर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस नहीं लिए गए तो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस एट आवर कस्टमर केयर ईमेल आईडी एंड वी विल रिवर्ट। तो बस सर और एक थैंक यू। और एक हाँ। एक और तरीका है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा। नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज जो यूट्यूब चैनल है, उसके कमेंट सेक्शन में आप जाकर के अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं फिर वहां से आपको रिप्लाई कर दूंगा, जो भी एक बेसिक, क्योंकि वो रिप्लाई करना धीरे धीरे आसान है। आज हम इस सेशन में सारे क्वेश्चंस नहीं ले सकते बट अब जब आप कमेंट पोस्ट कर दोगे तो मैं धीरे धीरे उसको रिप्लाई कर दूंगा आपको। तो वहां पे भी आप जाके पोस्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। थैंक ओके। यू, आप सभी का थैंक बहुत यू। बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। आज के दिन आप लोग जुड़े, इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बजट वाले दिन फिर से आप लोगों के साथ मैं लाइव जुड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुज जी। थैंक